साहिबो पेश खिदमत है शौकत थानवी का मजमून वकील। अर्ज किया है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। हिंदुस्तान में जैसी अच्छी पैदावार वकीलों की हो रही है, अगर इतना ही गल्ला पैदा होता तो कोई कभी फाके से ना मरता। मगर मुसीबत तो यह है कि गल्ला पैदा होता है कम और वकीलों की फसल होती है ज्यादा। नतीजा ये होता है कि वही सब गल्ला खा जाते हैं और बाकी सबके लिए फाके छोड़ जाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भूखे हिंदुस्तानी सिवाय आपस में लड़ने और एक दूसरे से रोटी छीनने के और कर ही क्या सकते हैं। इसी छीना झपटी और लड़ाई दंगे में मुकदमे तैयार होते हैं और इन मुकदमात में फिर जरूरत पड़ती है इन वकीलों की जो हर साल खेतों के बजाय कॉलेजों में गल्ले की जगह पैदा होते हैं। जरूरत इसकी थी कि मुकदमात की तादाद के हिसाब से वकील हुआ करते, मगर वकीलों की तो वो कसरत है कि अगर एक हजार वकील लगा दिए जाएं तो भी वकीलों की एक बड़ी जमात ऐसी रह जाएगी जो मुकदमे न मिलने की शिकायत करती रहे। यही वजह है कि नौकरी न मिलने के बायस बहुत से ग्रेजुएट घबराकर वकील तो बन जाते हैं, मगर वकील बनने के बाद जब मुकदमे भी नहीं मिलते तो फिर घबराकर नौकरी करने लगते हैं। अगर गौर कीजिए तो इस तरह वकीलों की बहुत सी अक़साम आपको मिलेंगी। एक किस्म तो इन वकीलों की है जिनकी वकालत चल रही है और वो मजे कर रहे हैं, और एक और किस्म है कि वकील साहब खुद चल रहे हैं मगर वकालत नहीं चलती। एक तीसरी किस्म तो उन वकीलों की है जो ना खुद चलते हैं और ना वकालत चलती है, बल्कि अगर दोनों साइन बोर्ड बने हुए दरवाजे पर लटकते रहते हैं। और चौथी किस्म उन वकीलों की है जो हैं तो वकील मगर वकालत से घबराकर किसी स्कूल में मास्टरी कर रहे हैं, मगर या किसी दफ्तर में क्लर्की फरमा रहे हैं, या किसी रईस के यहाँ नौकर हैं, या अपनी ससुराल में रहते हैं, या फकीरी ले चुके हैं, या महज शायर बन गए हैं, या किसी फिल्मी कंपनी में एक्टर हैं, या रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं, या अभी तक घरों में बैठे हुए ये गौर कर रहे हैं कि आटा पीसने की चक्की लगाना मुनासिब होगा या शादी एजेंसी खोलने में ज्यादा फायदा है। बहरहाल वकालत का उनके दिमाग में कोई ख्याल नहीं होता और न भूल कर भी वो कभी अपने वकील होने के मुतालिक गौर करते हैं। दरअसल किस्सा यह है कि वकालत आखिर कहाँ तक चले और किस किस की चले। यकीन जानिए कि अगर हिंदुस्तान भर के लोग एक दूसरे से सर फटोल में मसरूफ हो जाएं और हिंदुस्तान की तमाम आबादी को सिवाय इसके और कोई काम ही ना रह जाए कि बस वो फौजदारी किया करें, तो इन वकीलों की शायद कमी पूरी पड़े। मगर किस्सा तो यह है कि हर साल हिंदुस्तान की आबादी जितनी नहीं बढ़ती उतने वकील बढ़ जाते हैं। हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बड़े, और अगर यही रफ्तार है तो वो दिन करीब है जब हर मौक्कल खुद वकील भी हुआ करेगा और वकील मौक्कल भी होगा। यानी इस मुल्क में सिवाय वकीलों के और कोई नजर ही नहीं आएगा। मालिक नौकर, नौकर वकील, मियाँ वकील, बीवी वकील, बाप वकील, ताजिर वकील, गाहक वकील, मुजरिम वकील, मुलजिम वकील, मुंसिफ वकील, गवाह वकील, ज्वेलरी वकील। गोया वकीलों का एक सैलाब होगा जिसमें यह हिंदुस्तान बह जाएगा और तारीखों में हिंदुस्तान का सिर्फ इस कदर जिक्र बाकी रह जाएगा कि ये एशिया का एक मुल्क था जिसमें वकील पैदा होते थे और आखिर इन ही वकीलों की कसरत ने इस मुल्क को डुबो दिया। अब भी बहरे इनमें अक्सर वकीलों के गांव और वकालतनामे तैरते हुए पाए जाते हैं और गोताखोरों ने मुकदमात की फाइलें भी बरामद की हैं। सवाल यह है कि वकीलों की इस दिन दूनी
اور रात चौगुनी तरक्की के बाद वकील बेचारे आखिर करें भी तो क्या करें। आज भी ये हाल है कि मुकदमात के लिए वकील तो जिस तादाद में, जिस साइज और जिस डिजाइन में कहिए ढेर कर दिए जाएं, मगर वकीलों को आंख में लगाने के लिए दवा के तौर पर भी मुकदमे नहीं मिलते। और खुदा जाने वो बेचारे क्यों कर वकील बनकर जिंदा रहते और अपनी ज़ाहिरी शान को कायम रखते। मगर यकीन जानिए कि जो ज़माना कल आ रहा है वो आज से भी ज़्यादा इन वकीलों के लिए सख्त है, इसलिए कि हिंदुस्तान रोज बरोज महज़्ज़ब बनता जा रहा है और समझदार हिंदुस्तानी लड़ाई झगड़े छोड़े जा रहे हैं। मगर वकील हैं कि उबलते ही आते हैं। जो वकील पहले से बने होते हैं उनका तो यह हाल है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फिर भला इस नई दरामद की खपत कहाँ मुमकिन हो सकती है। ये मजाक नहीं है, बल्कि वकीलों को वाकई अपने मुतालिक ठंडे दिल से गौर करना चाहिए कि वो क्या किया करें। अगर हमारा ये ख्याल गलत भी है कि हिंदुस्तान महज़्ज़ब हो रहा है और लड़ाई झगड़े को लोग छोड़ रहे हैं जिसके लिए मुकदमे तैयार न हों, तो फिर ज़रा गौर तो कीजिए कि हर साल वकीलों की जो फौज हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ से निकलती है उसके लिए नए मुकदमे कहाँ से लाए जाएंगे। और अगर इसी हिसाब से हिंदुस्तान में जराइम की रफ्तार बढ़ती गई और मुकदमात की तादाद में इजाफा होता रहा तो इसके दो ही नतीजे हो सकते हैं कि या तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जेल खाना बनकर रह जाएगा, वरना श्रीनगर से राजकुमारी तक और कराची से गिलगित तक लंबी चौड़ी कचहरी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी तो वकीलों को अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर आखिर हिंदुस्तान को जेल खाना या कमरा अदालत बना देने पर क्यों तुले हुए हैं। आखिर अपने लिए अभी से कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते। जंगलात का महकमा है, इसमें जगह ढूंढते रहें। दुनिया के समंदरों में बहुत से गैर आबाद जजीरे हैं, उनको ढूंढें और आबाद करें। हमाली की मुहिम में अब तक सबको नाकामी हुई है। ये लोग भी कोशिश करें, शायद उन्हीं की किस्मत में लिखी हो। हिंदुस्तान के जंगलों में खौफनाक दरिंदे मारे मारे फिर रहे हैं। अगर उनको सिदा लिया जाए तो वो सर्कस में काम आ सकते हैं और सर्कस वाले अच्छे दाम देकर इनको खरीद सकते हैं। लिहाजा इन दरिंदों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। शेर को सलाम करना सिखाएं, भालू को हुक्का पीने की तालीम दें, बंदरों को डांस कराएं और इसी तरह इन जंगली जानवरों को सर्कस के काबिल बनाएं। ये बहुत फायदे का काम है और इस काम में सभी लग सकते हैं, बशर्ते के जरा मेहनत करें। दुनिया के समंदरों में आए दिन जहाज डूबते रहते हैं। ऐसे ऐसे खजाने होते हैं जो अगर किसी को मिल जाए तो वो मालदार हो जाए। लिहाजा गोताखोरी करनी सीखें और इस दौलत को हासिल करें जो मछलियों और कछुओं के लिए तो बेकार है मगर इंसान के काम आ सकती है और इंसान को माला माल कर सकती है। इसी हिंदुस्तान में खुदा जाने जमीन के अंदर कितने खजाने हैं। कहीं सोने की कान है तो कहीं मिट्टी के तेल का चश्मा, कहीं कोयला है तो कहीं लोहे की कान है। अगर वीरान जंगलों में जरा खुदाई शुरू कर दी जाए तो अगले वक्तों के बादशाहों से लेकर छोटे छोटे राजवाड़ों तक के खजाने अलग मिल सकते हैं और कानें अलग दरियाफ्त की जा सकती हैं। दूसरे मुल्कों के लोग नई इजादें करते रहते हैं कि कहीं किसी दरख्त से रेशों से कपड़ा बना लें तो कहीं 2-3 दरख्तों की जड़ें मिलाकर कोई खाने की चीज़ पैदा कर दें। आखिर इस किस्म की इजादात की तरफ ये लोग क्यों मुतवज्जा नहीं होते। क्या ताज्जुब है कि इन्हीं के दिमाग में कोई ऐसी तरकीब आ जाए जिससे कपड़े को खाया और रोटी को पिया जा सके, या रेत को अनाज की तरह पेट भरने का काम लिया जा सके, या आटे की भूसी से सूत का कपड़ा तैयार हो सके। बहरहाल दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है और जब दिमाग लड़ जाए तो हाथ पैर चलाने की भी ज़रूरत होगी। इसलिए कि अब खाली बैठने और वकालत से कोई उम्मीद रखने से काम नहीं चल सकता। खुदा न करे कि वकीलों की बढ़ती हुई तादाद की तरह मुकदमे भी बढ़ते जाएं।
अभी तो खैर मुंशी जी एक आध मौक्कल कहीं का कहीं से पकड़ ही लाते हैं और वकील साहब औने पौने इसका मुकदमा इसलिए लड़ा देते हैं कि पेट में आते हैं एक दूसरे से लड़ती हैं और घर में बीवी नाक में दम रखती है। आखिर इन सबको किस तरह समझाया जाए या नहीं। लेकिन अब तो वक्त भी आ रहा है जब मुंशी जी खुद भी वकील होंगे और घर वाली भी वकील होंगी। फिर वकील साहब आसानी से ये ना समझा सकेंगे कि मुकदमा क्यों नहीं मिलता और वकालत क्यों नहीं चलती। साहिबो, लाख कोशिश की कि एक बात तो यह है कि दुनिया की हवा ही कुछ वकालत के खिलाफ चल रही है। एक तरफ वकील बढ़ते जाते हैं और वकील आमतौर पर अच्छी खासी उम्र पाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मौक्कल किस्म के बाशिंदे मुकदमात का शौक छोड़ रहे हैं। अगले ज़माने में तो ये होता था कि किसी ने किसी को देखकर अगर ज़मीन पर थूक भी दिया तो लीजिए एक लाजवाब चलता फिरता मुकदमा तैयार हो गया जो महीनों चला करता और दोनों तरफ के वकीलों को खूब फीस मिलती थी। लेकिन अब तो यह हाल है कि किसी को सरे राह मार भी दीजिए और फिर सिर्फ ये कह दीजिए कि माफ़ कीजिएगा गलती हुई, बस वहीं पे हाथ मिल जाते हैं और ये किस्सा कचहरी क्या माना थाने तक नहीं पहुंचता। फिर अच्छी खासी फौजदारी को लोग बीच बचाव करके ख़त्म करा देते हैं। ये दरअसल वकीलों की हक तलफी है और वकीलों को चाहिए कि इसके लिए कानून बनवाएं कि इस तरह का निजी बीच बचाव जुर्म करार दे दिया जाए, वरना तमाम मामलात यूं ही तय होने लगेंगे और ये वकील बेचारे कहीं के भी नहीं रहेंगे। बल्कि अगर वकील साहिबान हमारी बात माने तो हम उनको मशवरा दिया देते हैं कि वो अपने लिए इन मामलात में भी हक पैदा कर लें जिनका ताल्लुक अब तक कानून या अदालत से नहीं, इसलिए कि मुकदमाबाजी तो बहुत जल्द खत्म हो ही जाएगी। और अब वकीलों का काम अब वकीलों का काम दूसरी सूरतों ही से चल सकता है, जिनमें से चंद हम बतला देते हैं। मसलन वकीलों को चाहिए कि वो इस बात पर जोर दें कि चूंकि शादी ब्याह बिल्कुल कानूनी चीज़ है, लिहाजा हर शादी के मौके पर एक काजी के अलावा लड़की वालों और लड़के वालों की तरफ से एक एक सनद याफ्ता वकील भी हुआ करेगा ताकि वो शादी की कानूनी सूरतों को बाकायदा बना सकें और कोई कानूनी खामी बाकी न रहे। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के वक्त दाई को चाहिए कि वो वकील के सामने अपना बयान दे और इसी बयान की रोशनी में बच्चे की विरासत तय पाए। तलाक और आक के किस्सों में भी वकीलों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। मुख्तसर ये कि इस किस्म की चीज़ें हैं जिनमें आइंदा वकील अपनी वकालत को काम में ला सकेंगे और इन चीज़ों के लिए अगर अभी से कोशिश ना की गई तो फिर कुछ भी ना हो सकेगा। फिर वकीलों की जो हालत होगी वो निहायत अफसोसनाक होगी। मगर हमको उम्मीद है कि वकील साहिबान के नौबत ना आने देंगे, बल्कि अपने और अपनी आइंदा नस्लों के लिए ये इंतज़ाम कर लेंगे कि मुकदमों के अलावा भी कदम कदम पर उनकी ज़रूरत महसूस हो। ज़मीन वकील साहब खरीदवाएंगे, जायदाद वकील साहब बिकवाएंगे, रेल का टिकट वकील साहब के सामने खरीदा जाएगा, स्कूल में बच्चे का दाखिला वकील साहब के ज़रिए हुआ करेगा, पार्सल वगैरह एक वकील साहब के सामने रवाना होंगे और दूसरे वकील साहब की मौजूदगी में खोले जाएंगे। मियाँ बीवी वकीलों को सामने बिठाकर आपस में लड़ा करेंगे। बाप वकील साहब की मौजूदगी में बच्चे को सदा देगा, बल्कि ये भी शर्त होनी चाहिए कि बच्चे का खतना भी वकील साहब के सामने हुआ करे, और सामने ही क्यों हुआ करे बल्कि ये खतने के फ़राइज़ भी वकील साहब खुद ही अंजाम दिया करें। डॉक्टर वकील साहब की मौजूदगी में नुस्खा लिखेंगे और मरीज़ वकील साहब के सामने नुस्खा इस्तेमाल करेगा। मरने वाला वकील साहब से मशवरा लेकर मरेगा और मरने वाले के अजीज़ वकील साहब की राय से कफन का इंतज़ाम करेंगे। कब्र वकील साहब की मौजूदगी में तय होगी। शायर वकील साहब से पूछ कर शेर कहा करेंगे और एडिटर अपना हर पर्चा वकील साहब को दिखाकर शाया करेंगे। मुकर्रिर पहले वकील साहब को तकरीर सुनाएगा और जलसे में जाने से कबल वकील साहब से राय लेगा। मुख्तसर ये कि इन तमाम बातों में अगर वकीलों ने अपनी ज़रूरियात पैदा कर ली तो खैर,
ورنہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وکیل صاحبان یہ غور کریں گے کہ ہم کیا کریں اور ہمارا کام کیا ہے. یہ جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان میں وکیل صاحبان اپنی ضرورت آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر یہ معمولی باتیں ہیں، مگر بڑھتے بڑھتے یہی بات کا بتنگڑ بن کر عدالتوں اور ہائی کورٹ سے گزر کر پریویو کونسل تک پہنچ سکتی ہے. لہذا وکیلوں کی ان میں یقیناً ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ وکیل اپنی ضرورتیں خود نہ پیدا کریں. ہم آخر میں اپنے 4 مصرے پیش کرتے ہیں. عرض کیا ہے کہ میں نے بتلایا کہ منگل کی ہے پیدائش میری، کورٹ میں قانون کے کچھ نقطے پیدا ہو گئے. مجھ سے بولا جارحانہ ایک قریشی ایڈوکیٹ، گوشت کے ناگے کے دن تم کیسے پیدا ہو گئے؟ آداب عرضے.